हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। बढ़िया लास्ट सर। क्लास की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो गई सबको अच्छे से। तो आप पहले छोटा, अभी हल्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया है हमने, है ना। अभी तो उसको अभी बहुत और एप्लीकेशन समझाएंगे। पहले बेसिक चीज हमने पूरी समझा दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या होती है, उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं, वाटर लिक्विड क्यों है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है। तो ये सारी चीजें अभी समझा दी हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से कर लो पहले। अब फिर एक नया पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। लिखिए, बहुत ध्यान से समझने वाला है आज का पॉइंट, हजन रूल। हमारा टॉपिक है फजन रूल। रूल तो हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, तब आपको फजन रूल असली में समझ आएगा। जरा सोचो कि ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूं, ये पहला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोई मुझे बताएगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। शेयरिंग ऑफ हाउ टू फॉर्म। बहुत बढ़िया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और उसका ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल इक्वल है, बिल्कुल है ना, इक्वल है। और ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों के ये न्यूक्लियस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया बॉन्ड लेंथ। बच्चों, ये बॉन्ड बन गया शेयरिंग से। और आप इसे इस तरह से लिखते हो, हाइड्रोजन, अगर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसका 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, तो आप इस तरह से लिखते हो हाइड्रोजन को। ये देखिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल एकदम सेंटर में, ना इधर ना उधर। ये बात पिछली क्लास में भी हम समझा चुके हैं। तो बताइए, ये कैसा बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई बच्चों। और ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम मिडिल पार्ट पर, एकदम सेंटर में है, ना कोई इधर है ना कोई इधर, बिल्कुल एकदम सेंटर। तो बच्चों, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है, ये कोवैलेंट है। और आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। इसलिए ये बॉन्ड 100% कोवैलेंट बॉन्ड, 100% कोवैलेंट है। इसमें 0% आयनिक है, 0% आयनिक कैरेक्टर है, 0% आयनिक है। तो बहुत अच्छे से इस बात को समझना। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात क्लियर। फिर बोथ आर आइडेंटिकल एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। ये देखिए आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। तो पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिकल होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण ये बिल्कुल सेंटर में है, किधर भी डिस्प्लेस नहीं है। और इसमें 100% कोवैलेंट कैरेक्टर है। 100% कोवैलेंट का मतलब 0% आयनिक कैरेक्टर हो गया। बताइए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। और ये हो रहा है ओवरलैपिंग। किसमें हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस एस ओवरलैपिंग है। कौन सी ओवरलैपिंग है, इसका ये एस ऑर्बिटल, इसका ये एस ऑर्बिटल, एस एस ओवरलैपिंग। बच्चों याद है तुम लोग को एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। अपन ने 5-6 क्लास पहले जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था, उसके पहले आपको ओवरलैपिंग समझा दिए। याद है कि नहीं ओवरलैपिंग आपको, बताइए। यस यस सर। सर। ओके, तो चलिए लिखिए जल्दी से ये शेयरिंग ओवरलैपिंग।
इसको आप नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। आप दूसरी बात समझिए, दूसरा पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं। आप बच्चों HCl को देखिए, HCl, ध्यान देना, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl का, और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल एकदम सेंटर में रहेगा? कोई मुझे बता पाएगा क्या ये No. इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं? क्यों नहीं नहीं सर, रहेगा? Chlorine मुझे से बताइए। negative बहुत बढ़िया, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई बच्चों। तो आप एक्चुअल ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा हो गया HCl, एक्चुअल ऐसा यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, देखिए पार्शियल शिफ्ट हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव। तब इस कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कैसा 100%। और इसमें ये देखिए आयन बन गए, इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलोगे? नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम बोलेंगे पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये। तो ये आपका 100% या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये आपका हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब बताओ कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। कोवेलेंट बॉन्ड तो है बट उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विथ सम ionic character, with some ionic character, covalent bond with some ionic character, covalent bond with some ionic character, ये आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कोवेलेंट बॉन्ड विथ सम आयोनिक कैरेक्टर। ये देखो ये आयन दिख रहा है तुमको, देखो ध्यान से, ये आयन दिख रहा है तुमको। तो बच्चों Yes, ये sir. 100% कोवेलेंट नहीं है, इसमें 100% कोवेलेंट नेचर नहीं है, इसमें कोवेलेंट, ये कोवेलेंट है और ये कुछ आयनिक पार्ट भी इसमें आ गया। तो हमने इसका क्या नाम दिया? पोलर कोवेलेंट। पोलर का मतलब पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल हो गए इसको पोलर बोला गया। और कोवेलेंट मतलब ये शेयरिंग से बन रहा है, ये शेयरिंग है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, उससे बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड विथ सम आयोनिक कैरेक्टर। तो दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड आपको क्लियर हो गए ये? यस सर। यस सर। ओके, सब लोगों ने लिख लिया इसको? अब आप Yes, इसके sir. तो कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरफ लिख देता हूं, जैसे आपका हो गया H2N2 O2 Cl2, ठीक है, Br2 F2, ये जितने भी हैं ये सब पूरे एग्जाम्पल इसके हो गए। और इसके तो आप बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके भी। तो इसके एग्जाम्पल साइड में नीचे लिख लेना, H2N2 O2 Cl2 Br2, आइडेंटिकल एटम है ये, आइडेंटिकल एटम है ये। अब तीसरी बात समझिए, अब तीसरी बात समझिए।
कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो सकता है, N2O2 H2 जिनमें आइडेंटिकल एटम्स है। नॉन आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है तो कोवेलेंट तो है बट पोलर नेचर आ गया। अब तीसरी बात समझिए, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है जरा बताओ। loss or gain of the electron. Ionic bond formed by complete loss, complete gain, माने complete transfer of electron, complete transfer of electron। यहाँ complete transfer का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर वर्ड का मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक ये गेन करेगा एक लूज करेगा। तो ये आपको आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करने वाली चीज। अब ध्यान देना बच्चों, सोडियम एटम ये हो गया, ये सोडियम एटम है, ये देखो ये सोडियम एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें 281 सब जानते हैं, ये 281। ये क्लोरीन एटम है, या मैं ऐसा बना देता हूं, पहले ये लिख लो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिख लो, लिख लिया? Yes sir. तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि अब हजन रूल को समझने की बारी आ गई है। ये देखो, ये आपका सोडियम एटम जिसमें जेड सोडियम का 11 होता है, 11 पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्बिट 1s2, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया आपका, सेकेंड ऑर्बिट 2s2 2p6, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया आपका, और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया 3s1, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। ये देखिए ये आपका है सोडियम एटम, ये आपका है सोडियम एटम। थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, थोड़ा छोटा करना चाहिए था, ठीक है। अब ये हो गया सोडियम एटम। उसी तरह से क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, क्लोरीन में जो है जेड, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इस पे 17 पॉजिटिव चार्ज है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका रेडियस ये इस तरह से, इसका रेडियस है ये ये सेकंड और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट 3 इसमें भी, ऑर्बिट 3 इसमें भी है, ध्यान देना बच्चों। अब ये कंप्लीट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इसको, तो सोडियम का एकदम ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। देखिए ध्यान देना, अब यहाँ पे जेड तो 11 है, जेड तो 11 पॉजिटिव चार्ज है ही, ये तो ये न्यूक्लियस हो गया, सोडियम एटम का न्यूक्लियस हो गया। अब बताओ 1s2 2s2 2p6, ये एकदम छोटा हो जाएगा ऑर्बिट। क्यों हो जाएगा? ये 11 और ये 10, देखो 2 और 2 4 और 6 10, 10, ये 11 और ये 10, ये देखो 2 और 2 4 6 10, तो ये 10, तो ये एकदम बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, स्मॉल साइज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, तो ये रेडियस एकदम Cl का, ये बन गया बच्चों सोडियम आयन। ध्यान देना सब लोग, ये बन गया सोडियम केटायन, ये बन गया सोडियम केटायन। और ये जेड है 17 प्लस, प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब बताओ इतना बड़ा, बोले सर एक इलेक्ट्रॉन आने से डबल रेडियस हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा रेडियस। आप देख रहे हो कितना बड़ा सर्कल बनाया मैंने दूसरा। तो ये समझदारी हमारी है। तो अब बताओ ये हो गया बहुत छोटा और ये हो गया बहुत बड़ा। तो अब बात समझ आ गई ना आपको ये? तो एक डायग्राम ऐसा बना लो थोड़ा एक बार, तो आगे के लिए आपको बात समझ आने लगेगी कि क्या हो रहा है। तो एटम छोटा था, नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा, इतना नेगेटिव आयन था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो इतना हो गया। एक इलेक्ट्रॉन से रेडियस इतने से इतना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से रेडियस इतने से इतना हो जाएगा। बहुत छोटा, तो बहुत छोटा बहुत बड़ा, बहुत छोटा केटायन बहुत बड़ा एनायन हो गया। ये क्लोराइड आयन हो गया बच्चों, ये क्लोराइड आयन हो गया। बताओ ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आई? बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। तो अब ये बेस बना, ये अपने को ये बात। अब बताओ बोले यार सर ये तो सब आता था, नहीं आता था, लेकिन आपको जिस चीज में आपको घुसना है, पोलराइजेशन पावर, और उसमें वो तभी समझ आएगा जब आप इसको समझ पाएंगे। चलो लिख लिया सबने? अब देखो बच्चों, ध्यान देना सब लोग। अब मैं इसको फिर से बना रहा हूं छोटा। ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया छोटा सोडियम आयन, ये सोडियम आयन छोटा है, इतना मैंने छोटा, अब इतना आप जान गए, ये सोडियम आयन हो गया। और ये हो गया क्लोराइड आयन, ये हो गया आपका क्लोराइड आयन जो काफी बड़ा है। ये क्लोराइड आयन हो गया, ये काफी छोटा, ये काफी बड़ा। ये फिर से अब इतना आपने को नहीं लिखना, आपको समझा दिया हमने यहाँ पर। तो ये एक सोडियम आयन हो गया, एक क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं तुम्हें? स्फेरिकल दिख रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्फेरिकल। ये देखो, ये एकदम स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये भी स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, ये भी स्फेरिकल दिख रहा है। अब होता क्या है, यहां ध्यान से सुनना, इसके पास प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन है 10, नेगेटिव चार्ज 10 है, प्रोटॉन 11 है। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है इस पर। ये देखो इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज इस पर हाई हो गया। अब ये न्यूक्लियर चार्ज की जगह हम यहाँ पर बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ केटायन इज हाई, ये हाई हो गया। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, सब जानते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कौन सा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? कौन सा चार्ज बताओ? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हाई है। और यहाँ देखो प्रोटॉन कितने हैं? 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हाई है। अब होता क्या है, इनको रहना चाहिए स्फेरिकल, इनको रहना चाहिए स्फेरिकल, पर ये जो पॉजिटिव चार्ज हाई होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन थे लास्ट में? 8। ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल के,
ये स्फेरिकल नहीं रह जाते, ये खींच लेता है इस तरफ ऐसा, ये खींच लेता है इस तरह से आपको ऐसा। ये केटायन, ये केटायन और ये सोडियम आयन हो गया, और ये जो क्लोराइड आयन है जिसे स्फेरिकल रहना चाहिए था ऐसा, ये स्फेरिकल ना रह के ये ऐसा हो जाता, डिफॉर्म्ड हो जाता इस तरह से। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा खिंच जाता, ये ऐसा, ये डिफॉर्म्ड हो जाता है थोड़ा सा, ये खिंचने लगा, ये जो इसका शेप स्फेरिकल था वो शेप बदल गया, शेप कैसा हो गया इसका, ऐसा खिंचने लगा, इस तरफ निगेटिव चार्ज आ गया है, ये निगेटिव चार्ज जो बिल्कुल ऐसा था, ये मैक्सिमम निगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, ये निगेटिव चार्ज मैक्सिमम, माने इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ये ज्यादातर इस तरफ आ गए हैं, इस तरफ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरफ भी है, बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी यहाँ आ गई, इस तरफ निगेटिव चार्ज आ गया, और इस तरफ ये न्यूक्लियस चला गया, यहाँ जो बीच में न्यूक्लियस रहता है वो इस तरफ, इसे हमने बोला डिफॉर्मेशन हो जाना, डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्म्ड हो गया। डिफॉर्म्ड का मतलब, डिफॉर्म्ड स्फेरिकल से इसका शेप बदल गया, डिफॉर्म्ड हो गया, ये डिफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ट्यूब, पोलराइजेशन ट्यूब बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन ट्यूब। ये जो पोलराइजेशन ट्यूब बन गई, ये पोलराइजेशन ट्यूब का मतलब है, इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनने लगा। तो एक्चुअली तो ये आयनिक बॉन्ड था, एक्चुअली तो ये आयनिक बॉन्ड था, पर ये इसमें जो पोलराइजेशन हुआ, ये जो पोलराइजेशन हुआ, ये इसको ऐसा रहना चाहिए था बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ऐसा होना चाहिए, यहाँ केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ ये पोलराइजेशन हो गया, इसी को तुमने बोलने लगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो डिफॉर्मेशन हुआ, ये जो ट्यूब बन गई, ये एक तरह की, ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो ट्यूब है, यही ट्यूब कहलाती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवैलेंट नेचर आ जाते हैं, तुम ऐसा रहना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो गया, ऐसा, ये ऐसा, इसका रीजन है इसका पावर बहुत ज्यादा था इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो इसको डिफॉर्म्ड कर दिया, इसको निगेटिव आयन को डिफॉर्म कर दिया। तो केटायन ड्यू टू हाई पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन which is called deformation and a tube is formed which is called covalent bond। इसमें ये covalent नेचर आ गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड ना लिख करके बॉन्ड कोवैलेंट नेचर लिख सकते हो, ये क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर में आ गया ये, ठीक है, ये इधर खिंच गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पोलराइजेशन ट्यूब बन गई, ये पोलराइजेशन ट्यूब को ही हम कहने लगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप इसको बना लो, आप अब आपको ये बात समझ आई होगी, अब आपको ये बात समझ आई होगी। तो ये स्फेरिकल नहीं रह जाता, ये स्फेरिकल नहीं रह, ये स्फेरिकल रहता, ये स्फेरिकल नहीं रह जाता, ये स्फेरिकल नहीं रह जाता, इसमें ट्यूब बनने लगती है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत करने के बाद ही बात समझ आती है कि क्या हो रहा है, नहीं तो वो आप ओवरऑल के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कभी।
बोलो क्लियर हो गया? लिख लिया आपने बच्चों? यस सर। तो केटायन ये सब लिख दिया हमने। केटायन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है। ये केटायन अपनी तरफ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है। ये जो खींचा उसके कारण जो पोलराइजेशन ट्यूब बन जाती है, इस पोलराइजेशन ट्यूब का नाम हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब जो आयनिक बॉन्ड था उसमें आ गए कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक कभी भी नहीं होता। दुनिया में आज तक कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ ही जाता है। ये जो केटायन होता है ये इसको पोलराइज कर ही देता है, डिफॉर्म कर देता है, इसे पोलराइज कर देता है, इसमें कोवैलेंट नेचर आ जाता है। तो लिखिए ionic bond can never be 100% ionic। ध्यान देना, क्या लिख दिया यार, क्या लिख दिया ये? आयनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयनिक नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आयनिक बॉन्ड कैन नेवर बी 100% आयनिक। ठीक है, इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। ये देखिए, इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, ये पोलराइजेशन ट्यूब कैरेक्टर बिकॉज ऑफ deformation of anion by cation, because of deformation of anion by cation। डिफॉर्मेशन, ये डिफॉर्म हो गया, जो से बिल्कुल एकदम ऐसा गोल होना चाहिए था, बिल्कुल स्फेरिकल होना चाहिए था, वो डिफॉर्म्ड हो गया। और ये जो डिफॉर्मेशन है उसके कारण ये जो पोलराइजेशन ट्यूब बनी उसी का नाम कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इट इज ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय केटायन, ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय केटायन। यहाँ पे आर पोलराइजेशन भी लिख सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ, ये देखिए पोलराइज हो गया, पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय केटायन। तो इसके कारण ये सम कोवैलेंट कैरेक्टर, इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर क्रिएटेड by the deformation of anion by cation। ये केटायन है। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? यस सर। तो लिखा लो इसको जल्दी से। So it has some covalent character because of the deformation of anion by the cation। ठीक है, अब कभी कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि बताओ NaCl क्या 100% आयनिक है, बताओ क्या NaCl में 100% आयनिक बॉन्ड है, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ NaCl आयनिक बॉन्ड है बट 100% नहीं है। वो पूछेगा क्यों? कहना सोडियम आयन क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसा खींचता है, उसके खींचने के कारण जो ट्यूब बनती है वो ट्यूब ही कहना कोवैलेंट बॉन्ड है। और थोड़ा ना थोड़ा तो खींची जाएगा, बिल्कुल थोड़ा ना थोड़ा तो खींची जाएगा, तो कम ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं बट 100% आयनिक कभी भी नहीं होगा। ये बात 100% क्लियर हो गई? बोलो ये बात पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अब हमारा भजन कहता है आगे,
कि भाई जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो नेगेटिव चार्ज कम खिंचेगा। खिंचेगा जरूर, खिंचेगा जरूर। तो केटायन का होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो यहां पर हम दो चीज लिखेंगे, मैं आपको पहले लिखा रहा हूं, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन, ये पहली टर्म है, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। ध्यान से सुनिएगा, फाई जिसे आप बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल ऑफ केटायन, आयनिक पोटेंशियल ऑफ केटायन, ये जो फाई होता है चार्ज अपान साइज, या रेडियस भी बोल सकते हो, आर रेडियस भी ले सकते हो आप, रेडियस, चार्ज अपान चार्ज साइज रेशियो को बोलते हैं फाई, चार्ज साइज रेशियो को बोलते हैं फाई, माने फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा फाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज या रेडियस, रेडियस जितनी बढ़ेगी फाई कम होगा। तो ये फाई, पहले टॉपिक डाल देना आयनिक पोटेंशियल, फिर बाद में अपन डालेंगे पोलराइजेशन पावर, चलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आयनिक पोटेंशियल का मतलब समझ आया, वो पोटेंशियल जो चार्ज साइज रेशो कहलाता है, चार्ज साइज रेशो। और ध्यान देना बच्चों, चार्ज जितना ज्यादा फाई उतना ज्यादा, रेडियस जितना ज्यादा फाई उतना कम। तो चार्ज ज्यादा और रेडियस कम होना चाहिए, तो फाई क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आ गई तुमको, चार्ज ज्यादा हो रेडियस कम हो तो फाई क्या होगा, बोलो सर ज्यादा। हाँ, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस कम होना चाहिए, तो फाई ज्यादा। फाई का नाम क्या है, आयनिक आयनिक पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ ऑफ केटायन। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा मतलब फाई उतना ज्यादा होगा। तो ये जो पोलराइजेशन पावर है ये फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना ज्यादा फाई होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन होगा। तो आप इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। पोलराइजेशन पावर वर्ड का मतलब होता है निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का पावर। पोलराइजेशन पावर का मतलब है इट इज द पावर ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। पोलराइजेशन ट्यूब बना देना, पावर ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, या पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज एनायन, ऐसा भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज ऑफ एनायन, ये होता है पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज एनायन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। चार्ज साइज रेशो को ही हम बोलते हैं फाई। इसी का दूसरा नाम, आयनिक पोटेंशियल का एक और नाम लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी, इसी का नाम चार्ज डेंसिटी हो गया 5। तो ये बात समझ आ गई आपको, ये लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। चलिए देखिए ध्यान से, अपन ग्रुप में देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप ले लिया मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सब पर चार्ज +1 है। देखिए सब पर चार्ज +1 है, तो चार्ज +1 हो गया। और रेडियस देखो, इसकी सबसे कम रेडियस है, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, सब जानते हैं ये रेडियस और बढ़ गई, ये कम है, ये और बड़ा साइज हो जाएगा, इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी, इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, ये रेडियस और बढ़ जाएगी, और इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। ये सीजियम आयन हो गया आपका। अब बताओ हमारा फाई, हम फाई की बात करें, फाई इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपान साइज या रेडियस। अब बताओ चार्ज सभी पर क्या है? Same. चार्ज का सेम, तो ये डिसाइडिंग नहीं है, क्योंकि चार्ज +1 +1 +1 +1 +1, तो ये डिसाइडिंग नहीं है। फाई को डिसाइड करने के लिए चार्ज नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब पर चार्ज बराबर है, लेकिन रेडियस काम कर रही है। अब बताओ रेडियस के क्या है? फाई सर Inverse. इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स है। तो अब बताओ फाई का वैल्यू सबसे नीचे जाने पर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज। Decrease, सर sir. डिक्रीज। तो यहाँ हमारा फाई डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप चाहें तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे फाई डिक्रीज हो रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा फाई किसका हो गया? इसका, ये हाई फाई हो गया, लिथियम हाई फाई हो गया, और सबसे कम फाई इसका हो गया। तो पोलराइजेशन पावर क्या हुआ बताओ? सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसका हुआ? Lithium. लिथियम सर का। लिथियम। रेडियस जिसका कम, फाई ज्यादा, तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा। पोलराइजेशन पावर क्या हो गया बेटा? नीचे जाने पर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। क्योंकि आप अभी लिख चुके हो, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो फाई हो गया। अब बताओ पोलराइजेशन पावर लिथियम में सबसे ज्यादा रहा और सीजियम में सबसे कम हो गया। तो ये आपकी बात समझ आ गई अच्छे से? ये लिख लो, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका। सर हाइड्रोजन नहीं आएगा? हाइड्रोजन को नहीं लिया मैंने, ले सकते हैं और का और हो जाएगा उसका, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं लिया मैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा हाइड्रोजन। तो बच्चों ये बना लिया आपने? यस सर। Yes, sir. पहली बात, तो फाई डिक्रीजेस, पोलराइजेशन पावर डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा फाई इसका हो गया। अब आपको इस तरफ रख लेते हैं, एक पीरियड में, ये ग्रुप में हो गया, किसी भी ग्रुप में। चलिए फिर से देखते हैं अपन, एक ग्रुप और सेकंड वाला ग्रुप ले लेते हैं। मैंने अब ले लिया सेकंड ग्रुप, बेरिलियम +2, बेरिलियम मैग्नीशियम +2,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। अब बताओ नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, रेडियस आप पढ़ चुके हो इसमें पीरियोडिक टेबल में। नीचे जाने पर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे कम रेडियस, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। चार्ज सब पर क्या है, +2 +2 +2 +2 +2, सब पर बराबर है। अब बताओ फाई सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए, चार्ज बाई रेडियस। तो सबसे ज्यादा फाई किसका है, बेरिलियम का। नीचे जाने पर फाई क्या होगा, बोलो, डिक्रीज होगा। बात समझ आ गई भाई? बिल्कुल सेम जो आप अभी किए वही का वही यहाँ है अभी। तो टॉप टू बॉटम फाई डिक्रीज होता है, क्योंकि पोलराइजेशन पावर भी डिक्रीज होता है। लिख लो इसको जल्दी से। अब तुमने इधर देखा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अब वन पीरियड में चलते हैं, इन अ पीरियड। इधर देखो, ये सोडियम आयन, इसका साइज बड़ा होता है सोडियम आयन का। इधर है सोडियम आयन, ये इधर, ये सोडियम आयन इधर, और ये मैग्नीशियम आयन हो गया। मैग्नीशियम आयन इधर जाने पर रेडियस कम हो जाएगी, ये कम हो गया। एल्यूमिनियम आयन का रेडियस और कम हो गया, ये और कम हो गया रेडियस। अब बताओ यहां से यहाँ ए रेडियस सबसे ज्यादा है, इसमें रेडियस कुछ कम हो गया, इसमें रेडियस और कुछ कम हो गया। अब बताओ फाई क्या होता है, चार्ज अपान रेडियस। चार्ज कम और बढ़ गया और बढ़ गया, तो इधर जाने पर फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। इंक्रीज। इंक्रीज। चार्ज भी बढ़ रहा है, ऊपर वाली चार्ज भी बढ़ रहा है और रेडियस भी कम हो रही है। तो फाई लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो गया फाई। जब फाई इंक्रीज हो गया तो पोलराइजेशन पावर, जैसे पोलराइजेशन पावर नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फाई डिक्रीज, फाई यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज, पोलराइजेशन पावर इंक्रीजेस। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है और रेडियस भी कम है, तो इसका फाई बहुत ज्यादा होगा, इसका फाई कम, और इसका फाई बहुत कम होगा। बात समझ आ गई? क्योंकि चार्ज भी कम और रेडियस भी ज्यादा, यहाँ चार्ज भी ज्यादा और रेडियस भी कम। तो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट, बोले सर इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो लिखा है, किसका फाई सबसे ज्यादा है, किसका आयनिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, किसका पोलराइजेशन पावर सबसे हाई है, कौन सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप, पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर क्या है, तो सबसे ज्यादा उससे कम, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, इस तरह से। तो लिख लीजिए इसको। अब दूसरा पॉइंट आता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। जरा सोचो कि तुम इतना बड़ा बलून लेके आओ, फिर इतना बड़ा बलून, फिर इतना बड़ा बलून, जितना बड़ा बलून होगा उसको तुम आसानी से ऐसा खींच सकते हो, ट्यूब बना सकते हो। इतना बड़ा बलून लेके आना और इतना सा लेके आना, इसको खींचना, इसकी ट्यूब नहीं बनेगी। इतना बड़ा बलून लाना, उसकी ट्यूब बन जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन, यहां देखो सब लोग, एफ पर नेगेटिव चार्ज,
Cl पर निगेटिव चार्ज, Br पर निगेटिव चार्ज और I पर निगेटिव चार्ज। ये F आयन का साइज सबसे छोटा है, Cl आयन का साइज बड़ा हो गया, Br आयन का साइज और बड़ा हो गया, I आयन का साइज और भी बड़ा हो गया। निगेटिव आयन का साइज जितना बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब केटायन की तरफ ट्यूब बना लेना, खिंच जाना, अट्रैक्ट, केटायन की तरफ खिंचना, ठीक है, अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटायन की तरफ दे देना, वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब बताओ, सबसे छोटा साइज, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ते जाएगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, F आयन, उससे ज्यादा Cl आयन, उससे ज्यादा Br आयन, उससे ज्यादा I आयन। साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ते जाएगी। तो ऐसा भी बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोलराइजेबिलिटी। साइज बढ़ने के साथ पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, तो आंसर I आयन। I आयन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि साइज बड़ा, ये लिख दिया, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बना भी दिए। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी, तो नेगेटिव आयन में I आयन की। क्यों? कह रहा है इसका साइज सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई। या आसानी से खिंच जाएगा, ऐसा आप खींच सकता है बलून को, बड़ा बलून को आप आसानी से खींच के ट्यूब खींच बना सकते हो, छोटे बलून को आप खींच के ट्यूब नहीं बना पाओगे, कम बनेगी, छोटी बनेगी। बोलो, समझ आया ये? यस सर। तो अब तीसरी बात, अब आता है फजन रूल और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ये देखिए, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हैं, चारों हैं। आप यहां पर लगा रहे हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन पहला। यहां मैंने ले लिया लिथियम आयन, यहां मैंने ले लिया लिथियम क्लोराइड। ये लिथियम तो बराबर सभी में, यहां भी लिथियम है। लिथियम का पोलराइजेशन पावर तो सभी केस में बराबर रहेगा। ये देख, यहाँ हमने केटायन सेम कर दिया, केटायन सेम कर दिया और एनायन डिफरेंट कर दिए। पहला केस ले लिया, एनायन डिफरेंट। देखना बच्चों, ये फाई सब में सेम है। केटायन सेम का मतलब फाई सेम, केटायन सेम का मतलब फाई सेम हो गया, बट एनायन डिफरेंट मतलब पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट, पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट हो गई। अब बताओ, ये सेम है, वो डिफरेंट है। ये अट्रैक्ट होगा पर कम होगा, ये थोड़ा बड़ा है तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ये और ज्यादा बड़ा, ये और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो, सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन किसमें हो रहा है? सबसे ज्यादा इसमें, किसमें हो रहा है? जल्दी बता। आयोडीन में सबसे बड़ी ट्यूब बन रही है। ये ट्यूब का मतलब आपको भी समझाया, ये जो जितनी बड़ी ट्यूब होती है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। तो बच्चों, ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये सबसे ज्यादा आई में क्यों हुआ? क्योंकि उसका साइज बड़ा था। इसमें कम हुआ डिफॉर्मेशन, इसमें और कम डिफॉर्मेशन, इसमें सबसे कम डिफॉर्मेशन। तो नीचे जाने पर LIF से कहां तक? LII तक। बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये देखिए, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस मींस आयनिक कैरेक्टर,
डिक्रीजेस, उल्टा भी लिख सकते हो, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये सब आयनिक है, इनमें आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक है, ये भी आयनिक है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है ये, बट इनमें क्या आ गया है, ये आयनिक बॉन्ड है पर इनमें क्या आ गया है, कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें सबसे कम कोवेलेंट, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। तो ये सब के सब आयनिक है, सबने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया नेगेटिव चार्ज, इसने दिया पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया नेगेटिव चार्ज, आयनिक बॉन्ड बन गया। बट इसका जो फाई है इनके इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसमें ज्यादा खींच गया, इसमें और ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसमें सबसे बड़ी ट्यूब, जितनी बड़ी ट्यूब उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। वो कंसेप्ट समझ आ गया। तो ये हुआ मोस्ट आयनिक, ये हुआ सबसे ज्यादा आयनिक, अब ये हुआ मोस्ट आयनिक और ये हुआ लीस्ट आयनिक। मैं यहाँ पहले ये बना लो, बना लिया। अब बताओ LIF, NAF, KF, RBF, नहीं मैंने LIF, LICL, LIBR, LII। बच्चों इधर जाने पर क्या बढ़ रहे हैं, इधर जाने पर कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, जरा देखो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर सर। कोवेलेंट कैरेक्टर इधर जाने पर इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए। अब जब सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो गया, ये हो गया मोस्ट कोवेलेंट, तो ये हो जाएगा लीस्ट कोवेलेंट, ये लीस्ट कोवेलेंट। ये पहली बात आपके सामने, ये देखिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट, ये लिख दिया मैंने मोस्ट कोवेलेंट। ऐसे समझ आना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा आएगा, समझ ऐसे आएगा, ठीक है। दूसरा आयोनिक कैरेक्टर, बताइए इधर कोवेलेंट इंक्रीज तो आयनिक क्या होगा, सर डिक्रीज। LIF सबसे ज्यादा आयनिक, LICL उससे कम, LIBR उससे कम, LII उससे कम। तो बच्चों ये मोस्ट आयनिक हो गया, ये देखिए मोस्ट आयनिक, ध्यान से सुनना, ये जो मोस्ट आयनिक वो लीस्ट कोवेलेंट, जो सबसे ज्यादा आयनिक, जिसको सबसे ज्यादा 100 में से 90 नंबर मिले तो नहीं मिले वाले 10, जिसको 80 मिले तो नहीं मिले वाले 20, जिसको 60 मिले तो नहीं मिले वाले 40। तो जो इस तरह से आप देखें तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते चला जाता है, ये मोस्ट आयनिक, ये मोस्ट कोवेलेंट, तो लीस्ट आयनिक, लीस्ट आयनिक। बोलो दोनों बातें समझ आ गई आपको ये अच्छे से? यस सर। क्वेश्चन आना ऐसे है, समझना ऐसे। समझ आ गया बेटा? लिख लिया आपने?
तो यहाँ पर इनको सेम किया, इनको डिफरेंट कर दिया। अब इनको डिफरेंट करेंगे, इनमें एक को सेम कर देंगे। चलिए हटा दें इसको। अब केटायन डिफरेंट कर दिया एंड एनायन सेम कर दिया। ये देखो, केटायन डिफरेंट कर दे रहे हैं, एनायन सेम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, इसको हटा दें आप। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, केटायन डिफरेंट, मैं पहले ले रहा हूं लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। अब आपने इनके सामने रख दिया Cl आयन, तो इनके सबके सामने Cl रख दिया, सबके सामने Cl। एनायन सेम कर दिया, ये निगेटिव आयन, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। और इसका साइज तो सभी जगह बराबर रहेगा ही, इसका साइज तो सभी जगह बराबर है। ये देखो, अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा, किसका फाई हाई है, कौन का फाई हाई है। यहाँ पर, यहाँ देखो, आप पढ़ चुके हो अभी, फाई सबसे सीजियम। ज्यादा हाई। लिथियम का फाई इधर लिख देता हूं, नीचे इधर फाई डिक्रीज हो रहा है, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज हो रहा है। मोस्ट पोलराइजेशन पावर, इसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा, ये देखिए खींच लिया, ये खींच लिया। इसका पोलराइजेशन, इसका फाई कम हो गया है, फाई डिक्रीज हो रहा है, ये कम खींच पाया, ये और कम खींच पाया, ये और कम खींच पाया, और ये सबसे कम खींच पाया। तो बताओ सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें दिख रहा है। ये जो ट्यूब है, ये ही कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों नीचे जाने पर ये ट्यूब सबसे बड़ी बनी, तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर। फाई ये इधर लिख दिया, फाई आप केटायन, ये केटायन का फाई है, केटायनिक फाई। बच्चों कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, मोस्ट कोवैलेंट तो लीस्ट आयनिक। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, तो आयनिक कैरेक्टर बताइए, इंक्रीज सर। इंक्रीज। तो बच्चों ये मोस्ट आयनिक हो गया तो लीस्ट कोवैलेंट, और ये मोस्ट कोवैलेंट तो लीस्ट आयनिक। ये मोस्ट कोवैलेंट और ये लीस्ट कोवैलेंट, समझ आ गया। ये मोस्ट कोवैलेंट तो लीस्ट आयनिक, और ये लीस्ट कोवैलेंट तो मोस्ट आयनिक। अब बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको। यस सर। तो इसको बहुत अच्छे से बनाइए, हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा। लिख लिया बेटा।
आया समझ की नहीं आया आप लोग को, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो सब अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों बातें अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये मोस्ट कोवेलेंट तो लीस्ट आयनिक हो जाएगा, और ये लीस्ट कोवेलेंट तो मोस्ट आयनिक हो जाएगा, मोस्ट आयनिक। चलिए हटाते हैं अब इसको। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रहे हैं NaCN, ध्यान से देखिए। अब हमने ये केटायन बदल दिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ Cl माइनस है, फिर केटायन बदल दिया, ये देखिए Mg आयन ले लिया +2 वाला और Cl2, फिर तीसरा ले लिया AlCl3 +3 वाला, और ये Cl3 ले लिया, ये माइनस। ध्यान देना बच्चों, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सर इसमें एक Cl जुड़ा, इसमें 2 जुड़े, इसमें 3 जुड़े। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी क्लास में एक बच्चा बैठा कि 2 बच्चे बैठे कि 3, सबको चाहे 10 भी हो तो भी मैं उनको उसी तरह से खींच खींच के पढ़ाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम आयन पर फाई, आपको याद है सोडियम आयन बड़ा रेडियस, मैग्नीशियम आयन उससे छोटा रेडियस, एल्यूमिनियम आयन उससे और छोटा रेडियस। तो इधर जाने पर फाई क्या हो रहा है, फाई इक्वल टू होता है चार्ज अपान रेडियस। तो चार्ज अपान रेडियस का रेशियो इंक्रीज होगा कि नहीं, ये इंक्रीज। यस तो सर। बच्चों तब ये सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन को पोलराइज करेगा, बट उसका पोलराइज नहीं कर पाएगा। ये मैग्नीशियम आयन साइज में छोटा हो गया, फाई बड़ा हो गया, ये और ज्यादा पोलराइज कर देगा, ये ज्यादा पोलराइज कर देगा। ये देखिए Cl आयन को, Cl2 है, ये ज्यादा पोलराइज कर दिया ये, ठीक है। और AlCl3 में मैं थोड़ा दूर कर देता हूं समझाने के लिए, ये और ज्यादा पोलराइज कर दिया। तो बताओ इधर जाने पर क्या हो रहा है, इधर जाने पर क्या हो रहा है, जल्दी बोलो। कोवेलेंट बाउंड इंक्रीजेस। कोवैलेंट नेचर बहुत बढ़िया इंक्रीज हो रहा है, कोवैलेंट इंक्रीज। तो आयनिक डिक्रीज। तो ये विद्या है जिससे आप इसे समझ सकते हो। बताओ समझ आ गया, समझ आ गया। यस सर। तो लिखिए जल्दी। तो ये आपको कोवैलेंट और आयनिक नेचर में पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हुए सबको बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये आपका हजन रूल बतलाता है कि भाई कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ ये ट्यूब बन जाती है, और ट्यूब का बनना मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट नेचर आ जाते हैं। इसमें थोड़े और ज्यादा आ गए, और इसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट नेचर आ जाते हैं। तो कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन पावर केटायन का एनायन को खींच के ट्यूब बना देता है। अब वो ट्यूब छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, बन जरूर रही है।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है फजन रूल का। बोलो, क्लियर हो गया फजन रूल सबको? Yes, sir. चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।